नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। हिंदी साहित्य की जानी मानी और प्रतिष्ठित लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी सहसा एक बूंद उछली। दोस्तों, डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी हिंदी साहित्य की एक प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार और संपादक हैं। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी रचनाओं पर कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी किया जा रहा है। कैसे बताऊं उसे, पर बताना तो पड़ेगा ही। क्या इस सत्य को छुपाया जा सकता है? दोनों हाथों की मुट्ठी पर चेहरा टिकाए डॉक्टर काचरू गहन सोच में डूबी निश्चेष्ट बैठी थी। पता नहीं कितनी देर तक यूं ही बैठी रहती यदि साथी डॉक्टर ने उनके कंधों को न थपथपाया होता। आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे काम चलेगा डॉक्टर काचरू? बात मेरी हिम्मत की नहीं है। मैं तो दुख तकलीफ सहन करने की आदी हो चुकी हूं। मिनी कैसे सहन कर पाएगी? मासूम बच्ची, कितने साल जिंदा रहूंगी मैं? फिर कौन संभालेगा इसे? नहीं डॉक्टर काचरू, नहीं। यह क्या, आपकी आंखों में आंसू? आप इतनी कमजोर कब से हो गई? क्यों क्यों नहीं मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए? मेरा हृदय क्या मांस मज्जा का नहीं है? काम में लगी रहती हूं ताकि अपना दुख दूसरों पर व्यक्त न कर पाऊं। आप मिनी के पास जाइए, थोड़ा ठहर कर बताइए। ऐसा न हो कि वह सदमे में चली जाए। डॉक्टर काचरू उठी, आंखें पोंछी, चेहरा पानी से धोया, अपनी भारी देह को संतुलित करती हुई चलने की कोशिश करने लगी। लगा पांव में ताकत ही ना हो, फिर लगा चक्कर आ रहे हैं। पर्स से ब्लड प्रेशर की गोली निकालकर खाई। जब कुछ ठीक लगा तो फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। मम्मा, बेबी कैसी है? बहुत खूबसूरत, फूल जैसी। उन्होंने वाक्य उतनी ही खुशी के साथ बोला जो शिशु के जन्म पर व्यक्त होनी चाहिए। आप खुश नहीं दिख रही हैं मम्मा। पगली हो तुम, मैं तो बेहद खुश हूं। इतनी प्यारी बच्ची है कि। आपने उसे छुआ, गोदी में लिया? हाँ हाँ, छुआ भी, खिलाया भी। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हल्का सा निमोनिया है, इसलिए आइसोलेशन में रखा है। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है? मम्मा, क्या आपका वहां रहना जरूरी था? मिनी ने शर्माते हुए कहा। मेरे लिए क्या आपका वहां रहना जरूरी था? मिनी ने शर्माते हुए कहा। मेरे लिए तुम उस समय मेरी बेटी नहीं थी, समझी? डॉक्टर काचरू वहां बैठने की बजाय नर्सिंग होम के कॉरिडोर के बाहर निकल आई। उनका गला भराया। इस कृत्रिम खुशी के पीछे जो विराट दुख छुपा था, उसे दबाने की कोशिश में वे नाकामयाब होती जा रही थीं। वे वहां बैठकर इस सत्य को बेटी से नहीं छुपा सकती थी। राजेश को फोन कर दिया? उनके पुनः आने पर मिनी ने पूछा। वे लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। वहां सभी लोग खुश हैं? मिनी ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मामा, पंडित जी को समय लिखवा दिया आपने? समय तो सही नोट किया था? एकदम सही समय नोट किया है बेटी, डॉक्टर काचरू ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मिलने वालों में से वे बाहर ही मिल लेना चाहती थी। उनके परिचय का दायरा बहुत बड़ा है। शहर के इकलौते मेडिकल कॉलेज की नामी गिरामी मेडिकल टीचर्स में से एक हैं वे। उनके व्यक्तित्व की भव्यता, ज्ञान की गहनता तथा व्यवहारिकता के अभिभूत होना ही पड़ता है। कश्मीरी पंडित की लड़की अपने जमाने में बेइंतहा खूबसूरत लगती थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होते होते शादी के लिए ढेरों प्रस्ताव आ गए थे। शादी का जिम्मा उनकी नानी ने उठाया हुआ था। नानी की बात टाल नहीं सकती थी। नानी ही पर अभियान था। नानी कमला नेहरू से लेकर आसिफा अली तक उस जमाने की तमाम महिलाओं के बारे में चर्चा करती थी। नानी ने जो लड़का पसंद किया था वह फौज में कैप्टन था। 6 फीट लंबा फौजी, खूबसूरत, व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण कि डॉक्टर काचरू ने देखते ही सहमति दे दी थी। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए MD की थी। जीवन अपनी मधुरता, उल्लास और स्निग्धता के साथ मजबूत पहियों पर दौड़ रहा था। शादी के चौथे बरस प्यारा सा बेटा उनकी गोद में आ गया था। 1.5 बरस बाद मिनी का जन्म। बच्चे, पति पत्नी और नौकरी, इन सबके बीच तालमेल बैठाते हुए वे अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहती थीं। तभी उन्होंने देश का काफी कुछ हिस्सा पति के साथ घूम लिया था।
साहित्य और संगीत में अभिरुचि रखने वाली डॉक्टर काचरू के जीवन में कुछ आदर्श भी रहे। मेडिकल का प्रोफेशन और फौजी जीवन का संकल्प। जब बेटा 4 बरस का था और बेटी 1.5 बरस की, तभी उनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी पर जैसे वज्रपात हो गया था। उन्होंने पहाड़ों के बीच रहते हुए देखा था, चट्टानों को धसकते हुए, बादलों को फटते हुए। वही धसान, वही शोर, वही गड़गड़ाहट उनके हृदय में उठी थी। एक्सीडेंट में उनके पति का देहांत हो गया था। यद्यपि नानी ने संभाला था उसे, पर धीरे धीरे वे पत्थर सी होती गईं। दोनों बच्चों का जीवन तेरे सामने है, कौन संभालेगा? नानी एक ही वाक्य बोलती थी उनके सामने। बच्चों का दुख, मासूमियत और भविष्य का ख्याल कर डॉक्टर काचरू ने अपना विषाद छुपा लिया था। किसी भी हालत में उबरना था उन्हें। बेटी कहीं एक जगह अपना घर मकान बना ले, ताकि बच्चों के साथ यहाँ वहाँ भाग दौड़ न करनी पड़े। संयोग से उसी समय मेडिकल कॉलेज में उनके विषय की पोस्ट निकली थी और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर ज्वाइन कर लिया था। उनके अकेलेपन को देखकर लोग शादी करने की सलाह देते। लोगों की सौंदर्य लोलुप दृष्टि भी उन पर बनी रही, पर उन्हें तो जैसे अपने बच्चों का जीवन संवारना था। स्वयं के सुख आराम की कहाँ परवाह थी। बस करियर। बूढ़ी होती नानी की काया में चिंता भरा मन अकुलाता रहता था। जवान बेटी को यूं मशीन की तरह काम करते देख वे खुश तो होती, पर दुख भी कम न था। जीवन क्या दैहिक सुखों का पर्याय है? इन तमाम सुखों के बीच भी इंसान इतना अतृप्त क्यों रहता है? क्यों शांत नहीं होती उसकी पिपासा? नानी, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि कोई एक सुख या कामना ही अंतिम नहीं होती। भाग्य और विधाता का विधान दोनों की सत्ता है यहाँ। नानी उनकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देती थी। वे देखती थीं कि उनकी डॉक्टर नातिन ने स्वयं को पूर्ण रूप से अपने प्रोफेशन में समर्पित कर दिया है। वे चाहती थीं बच्चे पढ़ाई में होशियार निकलें, डॉक्टर बने, फौज में जाएं, पर उन्होंने अनुभव किया कि बच्चों की रुचि इस ओर न थी। किसी तरह जर्नलिज्म का कोर्स करवाया था कि बेटा प्रेम विवाह करके बैठ गया। दूसरा बेटा उससे भी बढ़ चढ़कर निकला। वे देखती कि उनमें हर काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर पूर्ण उदासीनता है। इस उम्र में न उत्साह था, न जिज्ञासा थी, न कोई सोच, न कोई सपना। जिम्मेदारी का एहसास तो रत्ती भर भी नहीं। मेहनत और संघर्ष वे करना नहीं चाहते थे। डॉक्टर काचरू सुबह 5 बजे जो उठती तो रात 12-1 बजे तक लगी रहती थी। उन्हें कभी नहीं लगता कि माँ के बूढ़े होते झुकते कंधों को आराम दे, सहारा दे। दुनिया देखी थी डॉक्टर काचरू ने, हजारों लड़कों को पढ़ाया था। समझ गई थी कि पढ़ाई के अलावा जीवन के अन्य कामों में भी वे हताश होंगी। निराशा उन्हें स्वयं को लेकर नहीं, बच्चों के भविष्य को लेकर होती थी। इसलिए जब बेटी बीएससी पास कर चुकी तो उन्होंने इंजीनियर व्यवसायी लड़के से शादी कर दी। वे स्वयं को और व्यस्त रखने के लिए शाम को होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने लगी थी। लोगों से मेल मिलाप, बातचीत। जीवन के संघर्ष में उनका नजरिया जांचती परखती थी। उनके भूरे बालों में गजब का आकर्षण था। उनके चेहरे पर गरिमा और दया झलकती थी। पाँव में स्लीपर या चमड़े की चप्पल, सफेद ब्लाउज और सूती साड़ियां, बस यही उनका पहनावा था, उनकी पहचान थी। न वे थकती थी, न नाराज होती थी। उन्हें संतोष था कि बेटी ससुराल में खुश है। डिलीवरी के लिए उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। उसकी सारी जांचें और स्वयं की उपस्थिति में हुई डिलीवरी के बाद भी जो हुआ था, उसने डॉक्टर काचरू को हिलाकर रख दिया था। इतना दुख, ऐसा सघन अवसाद तो उन्हें अपने विधवा होने पर भी नहीं हुआ था। यह एक ऐसा घाव था जिसे बरसों बरस तक रिसना था। उनका विश्वास खंड खंड हो चुका था। मैडम, ईश्वर ने यह क्या कर दिया? मैं तो उसका अभिशाप भी सहजता से जी रही थी, पर मेरी आस्था को इस आघात ने खंडित कर दिया है। मुझे लगता है कि मिनी को सच्चाई का सामना जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसको बता देना चाहिए, इससे पहले कि वह बेबी को देखे। यह इमोशनल स्टेज है। इसके पति को आने दीजिए ताकि दोनों मिलकर इस दुख को सहन कर सकें। बेबी ने पाखुरी सी पलकें हल्के से खोली। रोशनी से चौधिया कर उसने फिर पलकें बंद कर ली। बेबी को माँ के पास भिजवाना ही था। मम्मा, उसका नाम क्या रखेंगे? जो तुम लोगों को अच्छा लगे। डॉक्टर काचरू की निगाहों में बेबी का चेहरा सिमट आया। मम्मी, क्या बात है?
कोई बात तो है जो आप छुपा रही हैं, अन्यथा आप परेशान होने वालों में से नहीं हैं। बताइए आप क्या छुपा रही हैं। बेटी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्या कहूँ या। डॉक्टर काचरू ने स्वयं को रोका, अभी वक्त नहीं है। बोलिए मम्मा, बोलिए ना, मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। मम्मा प्लीज, प्लीज मम्मा बताइए ना। डॉक्टर काचरू ने सारी स्थिति बताई। कैसे कैसे मम्मा? क्यों? मिनी की रुलाई का वेग इतना तीव्र था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बेटी, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, जो है उस सच्चाई का सामना करो। तो क्या वह कभी भी नहीं चल पाएगी? बैठ भी नहीं पाएगी? मांस का जीता जागता लोथड़ा बनकर रह जाएगी? यह क्या हो गया मम्मा? कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सब मेरी बच्ची के साथ क्यों हुआ? पता नहीं कितनी देर तक मिनी का विलाप चलता रहा। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बेबी को स्तनपान भी नहीं करवा रही थी। निश्चेष्ट पड़ी रहती, आंसू थम नहीं रहे थे। हर स्थिति का सामना करना सीखो मिनी, यही जिंदगी है। कभी सोचा भी न था कि सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हमारी ही बच्ची होगी। कहने को तो डॉक्टर काचरू कह गई, मगर बेबी का अबोध चेहरा देखकर उनका मन भी भर आया। वे जानती हैं कि ऐसे बच्चों का कोई इलाज नहीं है, अगर है भी तो बहुत लंबा और न्यूनतम प्रभावकारी। यहीं आकर मनुष्य प्रकृति के सामने पराजित हो जाता है। आज उनका आत्मविश्वास पंगु हो गया था, मगर इस समय। बेबी ने आंखें खोली, टुकुर टुकुर देखती रही। वह भूखी थी, इसलिए जोर जोर से रोने लगी। दूध पिलाओ, भूखी है। भूखी ही मर जाने दो मम्मा, उसे मर जाने दो। मैं उसकी मौत बर्दाश्त कर लूंगी, पर ऐसा अपंग जीवन नहीं। डॉक्टर काचरू स्तब्ध सी मिनी का चेहरा देखती रह गई। फिर संयत होकर उन्होंने कहा, नहीं बेटी नहीं, मृत्यु की कामना करना पाप है, इसमें इस मासूम का क्या दोष। सचमुच घर से लेकर बाहर तक बेबी का जन्म उदासी, व्यथा तथा हताशा का विषय बन गया था। जब भी वह रोती तो मिनी से ज्यादा उनका कलेजा फटने लगता। अभी 2 महीने ही गुजरे थे, बच्ची का नामकरण संस्कार होना था। नामकरण संस्कार डॉक्टर काचरू अपने घर में ही करना चाहती थी। उसकी अपंगता से ज्यादा उसके सेब से फूले लाल गालों पर सबकी नजरें टिक जाती। वह मुस्कुराती तो चांदनी सी बिखर जाती थी। डॉक्टर काचरू एक सामान्य बच्चे की तरह उसको सबके बीच लाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सारे नेक दस्तूर पूरे करके मिनी को विदा किया। लेकिन विदाई के 2 हफ्ते बाद ही डॉक्टर काचरू ने देखा मिनी अपनी सास तथा पति के साथ आई हुई है। अचानक डॉक्टर काचरू ने मुस्कुराकर पूछा, आप लोगों ने फोन पर खबर नहीं की, वरना मैं स्टेशन पर लेने आ जाती। कहकर उन्होंने बच्चे को गोदी में उठा लिया और उसके गाल चूमते हुए बोली, यह तो बड़ी प्यारी लग रही है, पहचाना अपनी नानी को, पहचाना? मिनी का चेहरा उदास था, आंखें सूजी हुई। दामाद एकदम खामोश थे। क्या बात है? डॉक्टर काचरू ने अपने सफेद बालों को कसते हुए कहा। दिन भर का बंधा जूड़ा पसीने व चिपचिपाहट के कारण ढीला पड़ गया था। मैं चाय बनाती हूँ, आप लोग थके होंगे। चल बेबी, दादी की गोद में जा। ओह, कितनी सुंदर हो गई है। हम लोग आज ही रात वापस लौट रहे हैं, रात की गाड़ी से रिजर्वेशन है। दामाद ने कहा। रुक कर जाते, यह भी कोई आना हुआ? छुट्टियां नहीं है मम्मा, मिनी ने उन्हें टोका। आखिर बात क्या है? मैं पागलों की तरह बकबक किए जा रही हूं और आप लोग। मैं इस विकलांग बच्ची को नहीं रख सकता। आप और आपके डॉक्टरों का गलती की वजह से। क्या कहा मिस्टर? क्या कहा आपने? विकलांग बच्ची किसको कह रहे हो? अपनी बेटी को? तुम्हारे मुंह से कैसे निकला यह शब्द? कैसे? जो सच्चाई है वही कह रहा हूं। आप लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, गलत फोर्सेस लगाने के कारण। अब आप ही संभालें। डॉक्टर काचरू मेडिकल कॉलेज में इतने वर्षों से हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस अंदाज में उनसे बात करे। बेबी का बहाना है या कुदरत की नाइंसाफी की सजा बेबी को क्यों? मेरे लिए यह विकलांग नहीं है, न ही बोझ। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी मम्मी। प्लीज राजेश, समझने की कोशिश करो। यह हमारी जिम्मेदारी है, न कि ममा की। हमारा दुर्भाग्य कहो या कुछ और। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
एक घिसटता हुआ अपंग शरीर। राजेश ने मुंह बनाते हुए कहा, मिनी गिड़गिड़ाना बंद करो। बेबी तो शारीरिक व मानसिक विकलांग ईश्वर की इच्छा से है, पर यह तो सिर्फ मानसिक विकलांग ही नहीं, कुंठित व्यक्ति भी है, डॉक्टर काचरू ने जोर से कहा। राजेश प्लीज। फिर मिनी ने राजेश का हाथ पकड़ा और याचक मुद्रा में बोली, एक बार सोच लो, मैं बच्ची का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगी। मिनी रोना बंद करो इस अपाहिज व्यक्ति के सामने। इस बार डॉक्टर काचरू जोर से चिल्लाई। राजेश अपनी मां को लेकर वापस चला गया था। मिनी अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी और बेबी पलंग पर पड़ी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी वजह से उसकी मां के जीवन में कैसा वज्रपात हो गया था। घर में सन्नाटा छाया था। कमरे में बंद मिनी, स्टडी रूम की कुर्सी में धंसी बैठी शोक में डूबी डॉक्टर काचरू और ऊपर के कमरे में बैठा बेटा। काश बेटा आकर मिनी के सिर पर हाथ रख दे, वह कहे कि कोई बात नहीं ममा, मैं आपके साथ हूं। डॉक्टर काचरू दिमाग में उठे तूफान के शांत होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इधर विकलांग बेबी, उधर परित्यक्ता बेटी, दोनों का भविष्य अंधकार में लिपटा दिख रहा था। कैसे रहेगी मिनी? मात्र बीएससी पास है। घर में इसी तरह बैठेगी तो बेबी को देख देख कर डिप्रेशन में चली जाएगी। क्या करूं क्या नहीं, कैसे करूं? कोई छोर पकड़ में नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा मिनी दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। न वह किसी से बात करती, न बाहर निकलती। बेबी के पास आकर बैठती तो लगता कुछ कर न बैठे। रात में कई बार उठकर देखती। डॉक्टर काचरू ने बेटे की आंखों में उपेक्षा का भाव पढ़ लिया था। वे समझ गई थीं कि बेबी का जीवन उनके ही सहारे है। कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटी, इस तरह हारने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करो, रास्ता वहीं से निकलेगा। आपका हाथ बटाना चाहती हूँ ममा। डॉक्टर काचरू को लगा मिनी का मन व्यथा और माहौल से बाहर निकलना चाहता है, पर निकल नहीं पा रहा है। अक्सर ही वह गुस्से में बेबी को कोसती थी या परे धकेल देती थी, या उसे देखकर रोती रहती थी, या उसको गोदी में लिटाए बड़बड़ाया करती रहती। डॉक्टर काचरू समझ गई थी कि वह मानसिक रोगी बनती जा रही है। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है मामा, उसकी है, राजेश की। मुझे इसी बात का आघात है कि राजेश यानी पिता इतना कठोर कैसे हो गया कि अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। बेटा भी बहन की बात का समर्थन करने लगा। डॉक्टर काचरू ने उसे डांटते हुए कहा, यह बच्ची तुम पर कभी बोझ नहीं बनेगी मिस्टर। आप भी कब तक और कैसे संभालोगी? कई मिशनरियों में बेबी जैसे अपंग बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल होती है। आप और मिनी दोनों फ्री हो जाओगी। इसको भी अपनी पढ़ाई करके नौकरी तलाशनी है। डॉक्टर काचरू अवाक अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। उनका मन क्षोभ से भर गया। लगता है तुझमें और राजेश में कोई अंतर नहीं है। अच्छा है कि तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। बड़े राजकुमार प्रेम की दीवानगी में चले गए, तुम भी चले जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे सड़क पर छोड़ दूं, जैसे वो कायर छोड़कर चला गया है? जब तक मैं जिंदा हूं इसे अपने साथ रखूंगी। अगर मेरा साथ दे सको तो ठीक, वरना। और अगले ही हफ्ते उन्होंने छोटे बेटे तथा बहू के लिए 2 कमरों का मकान दिलवा दिया। साथ ही अपने व्यक्तिगत संबंधों के बल पर एक अखबार में दोनों को नौकरी दिलवा दी। अब तुम अपना भविष्य खुद संवारो। स्पष्ट बता देती हूं कि भविष्य में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने निर्णायक मुद्रा में कहा। डॉक्टर काचरू के सामने लक्ष्य कठिन था। रास्ता कंट का किरण, टनों बोझ पीठ पर लाद कर दुर्गम रास्तों पर चलने जैसा। मिनी का भविष्य संवारना प्रथम प्राथमिकता थी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य एवं सहयोगी को बुलाया और बोली, मिनी को क्या करवाना चाहिए? नौकरी की जरूरत कितनी है तुम समझ सकते हो। बेबी को लेकर वह टूट चुकी है, भयभीत है, ग्लानि से भरी है। यह स्वाभाविक है। वे क्या करना चाहती हैं पहले उनसे पूछ लें, उन्होंने कहा। अभी तो वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। हमें ही निर्णय लेना है कि इसे क्या करवाना चाहिए। LLB करवा दें, नौकरी नहीं लगी तो प्रैक्टिस कर सकती हैं। बाकी फील्ड में नौकरी मिलना फिलहाल मुश्किल हो गया है। तुम्ही को तैयारी करवानी होगी या किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशो जो ठीक से पढ़ा सके। 4-5 साल का गैप आ गया है, उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए पढ़ाना होगा। वह जरा जरा सी बात पर आपा खो बैठती है, बेबी को मारती है, स्वयं को गालियां देती है, चीजें फेंकने लगती है या फिर घंटों रोती रहती है।
डॉक्टर, तुम्हें हर हाल में उसकी मदद करनी है, उसे पांव पर खड़ा करना है। तुम समझ सकते हो ना? ईमानदारी से कोशिश करना हमारा प्रयास रहेगा। शेष इन्हीं को करना होगा, फिर ईश्वर की मर्जी, डॉक्टर हरीश बोले। और एकदम नया विषय लेकर वे तथा उनका शिष्य डॉक्टर हरीश मिनी के सामने बैठे थे। मुझसे नहीं होगा मामा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बस एक ही बात दिमाग में आती है कि सल्फास की 2 गोलियां लूं, एक बेटी को खिला दूं और दूसरी खुद खा लूं। क्या करूंगी इसको जिंदा रखकर? क्या है इसके जीवन का उद्देश्य? मिनी, जल्लाद हो तुम। जीवन का ऐसा निरादर। दुनिया में लाखों लोग इससे बदतर हालत में जी रहे हैं या नहीं? संघर्ष से बचने के लिए आत्महत्या का विचार। मिनी, स्वयं को संभालो, इतनी प्यारी बिटिया है हमारी। भीतर से बेबी के रोने की आवाज आ रही थी। बरामदे के बीचों बीच बेबी का झूला डला था। आसपास तरह तरह के खिलौने टंगे थे। घर में पहले से ही 2 पपीज पले थे। अब डॉक्टर काचरू ने बिल्लियां और खरगोश पाल लिए। कॉलेज से लौटते हुए एक दिन वे हाट से तोता और पिंजरा ले आईं। लव बर्ड्स का बड़ा सा पिंजरा बाहर बनवा लिया था, जहां से बेबी को चिड़िया दिखाती थी। बेबी के आसपास उन्होंने ऐसा संसार बसा दिया था जो उसे खुश रख सके, जो उसे शेष दुनिया से जोड़ सके। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी मार्मिक कहानी सहसा एक बूंद उछली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।